नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जो है टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स पर, जहां पर हम अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति। अपने सभी देखने वालों को हम बता दें कि आज इस कक्षा में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, कौन सा पाठ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं हमारी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं मिस अनुष्का। अनुष्का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हमने कहा कि हम आपको विषय बता देते हैं। विषय है हिंदी का और हम ये कक्षा 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए लेकर आए हैं। हिंदी का एक पाठ है, एक गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लाइनें हैं या फिर ये जो शब्द हैं, ये आपको कहीं सुने सुने से लग रहे हैं। इसके बारे में और आपको विस्तार से बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए उनसे भी परिचय लेते हैं। आप हैं मिस शीतल। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मैम के बारे में हम आप सभी को बता दें दर्शकों कि मैम प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरकेश नगर DOE दिल्ली में। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा हो और इस पाठ के बारे में या फिर इस गीत के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक हमसे जुड़ सकते हैं हमारे विभिन्न माध्यमों से। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559, या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dts.class6@cit.nic.in। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर हैं यानी कि NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं, तो लाइव चैट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ, अपने प्रश्नों के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और इसका हिस्सा बने। तो हम सीधे चलते हैं अपनी विशेषज्ञ के पास। शीतल मैम, हम आपके पास आएंगे। जैसे हमने बताया कि ये एक पाठ है, एक गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना, और बहुत ही सुंदर इसका शीर्षक है। तो इस गीत पर हम पहले आए, इससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे इस गीत के लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय लेना चाहेंगे आपसे, हम अपने सभी दर्शकों और बच्चों के लिए। जी, तो नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज हम NCERT की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत, जो कि कक्षा 6 के लिए निर्धारित है, उसी के अंतर्गत पाठ 5 साथ ही हाथ बढ़ाना पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैम ने भी कहा कि पहले जिसने ये कविता या ये गीत साथ ही हाथ बढ़ाना लिखा है, उनका हम परिचय ले लेते हैं। तो वैसे तो ये फिल्म जगत में भी, सिनेमा जगत में और कवि के रूप में भी साहिर के नाम से जाने जाते हैं। इनका मूल नाम अब्दुल हई फजल मोहम्मद था और इनका जन्म 8 मार्च 1921 को हुआ था। निधन इनका 25 अक्टूबर 1980 को हुआ था। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, सिनेमा जगत में भी ये काफ़ी बड़ा नाम रहा है, तो इन्हें काफ़ी पुरस्कार भी मिले, जिनमें मुख्य पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 1964 का, 1977 में फिर से फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से भी ये नवाजे गए। तो मैम, जैसे आपने बताया कि हमारे इस गीत के जो रचयिता हैं वो फिल्मों के लिए भी लिखते हैं, बहुत ही जाना माना नाम है साहिर के। अगर बारे में हम बात करें तो क्या ये वही गीत है जो फिल्म में जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, जो बहुत प्रसिद्ध गीत है? हाँ बिल्कुल। ये जो गीत है ये दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी नया दौर, उसके लिए साहिर जी ने लिखा था इस गीत को। और ये जो समय था, ये देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद का समय है। तो इस गीत की एक अलग ही महत्व भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद के जो हमारी चुनौतियां थी उनमें प्रेरित करने के लिए गीत लिखा गया था। लेकिन इससे पहले मैं हमारे टीचर्स के लिए भी ये बता देना चाहती हूँ कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे किन अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सहकारिता, सहयोग और परोपकार की भावना से हम बच्चों को ओतप्रोत करा सकते हैं। दूसरी बात है कि जीवन में भी सहयोग सीखें बच्चे, परोपकार सीखें और ऐसी भावनाओं को आत्मसात कर सकें। ये भी इस कविता का एक तरीके से संदेश है। इसी के साथ समुदाय में सबको मिलजुल कर काम करना होता है, तो उनके साथ आपसी संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसकी भी सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिल सकती है और इस अधिगम को हम प्राप्त कर सकते हैं। जी,
तो मैम ये तो बात हुई इस गीत का उद्देश्य, पढ़ने का क्या उद्देश्य है वो पता चला, और बहुत ही हम कह सकते हैं कि नेक उद्देश्य है जी। और हमारे बच्चे क्योंकि लर्निंग फेज में हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनमें सहयोग और परोपकार की भावना का भी डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। तो मैम यहाँ पर हम पाठ में या गीत की तरफ बढ़े मैम? हाँ बिल्कुल जी। उससे पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगी। प्यारे दर्शकों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं जो कि मैंने अपने कैमरे से ही दर्ज की है, और इस तरीके की तस्वीरें आपने आसपास अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से जब काम हो रहा होगा तो बहुत बार देखा होगा कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ सहायता करता है तो कैसे जल्दी से हम अपने काम को निपटा लेते हैं और बिना थकान या कम थकान में उस काम को अंजाम दे देते हैं। तो ये कविता भी कहीं ना कहीं साथी हाथ बढ़ाना, तो साथी को हाथ बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का काम हो, वो काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर और इस गीत की ओर। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि एक अकेला अगर व्यक्ति काम करता है और काम बहुत बड़ा हो तो व्यक्ति थक सकता है, या अकेले उसे बोझ उठाना पड़े तो थक सकता है, लेकिन जैसे उस बोझ को, उस काम को किसी का सहारा मिल जाए तो वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। देखिए, जब भी मेहनत वाले अपनी मेहनत से कदम बढ़ाते हैं तो कितना ही कठिन, कितना ही दुर्गम, कितना ही दुर्लभ चीज़ें हों, उन्हें हम अंजाम दे पाते हैं। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, इस बात के भी कई मायने हैं। सागर और पर्वत दोनों ही आपको पता है कितने विशाल होते हैं, तो किस तरीके से हमने सागर पे भी रास्ते बना लिए, किस तरीके से हमने पर्वतों को भी काट काट के घर बनाए और भी चीज़ें बनाई। तो कोई कितनी भी कठिन राह दिखती हो, अगर हम मिलकर के काम करेंगे तो सागर और पर्वत जैसी विशाल चीज़ें भी झुक जाती हैं या हार मान लेती हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। आपने तो देखा ही है कि चट्टानों में हमने कितनी राहें पैदा की है। तो चट्टान को भी व्यक्ति अपने कठिन परिश्रम से बदल सकता है, उसमें राहें निकाल सकता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। जैसा कि अभी हमने चर्चा भी की थी कि यह जो गीत है ये आज़ादी के समय लिखा गया था, और आपको पता है कि पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे। जब अंग्रेज़ों से हमें मुक्ति मिली तो हमें अपने देश का निर्माण करना था, और अपने देश का निर्माण करने के लिए तो सबका साथ चाहिए, सभी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा। तो हम अपनी मेहनत से अपनी लेख या अपनी किस्मत को लिखते हैं। हम कहते हैं ना कि किस्मत किसकी अच्छी होती है, जो मेहनत करता है। तो जब भी बच्चा कोई भी मेहनत करेगा तो उसकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी, और मेहनत से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से अब तक हम जब अंग्रेज़ों के अंतर्गत थे तो हम गैरों के लिए काम कर रहे थे, अब तो हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना है, यानी अपनी खातिर काम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और प्यारे बच्चों, जब भी हम ये करते हैं कि हम अपना रास्ता नेक, ईमानदारी का चुन लेते हैं और सच की राह पर चलते हैं, और तो हमें जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, वो बहुत आसानी से मिल जाती है। और दुख और सुख तो ऐसी चीज़ें हैं जो साथ में सबके लगी रहती हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से सुखी हो। तो ज़िंदगी में कठिनाई आए, परिश्रम आए, चुनौतियाँ आए, लेकिन अगर हमारी सच की मंजिल, सच की राह होगी और रास्ता हमारा ईमानदारी का और नेक होगा, तो धीरे धीरे साथी की सहायता से हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। अब आगे फिर कवि इसी बात को और तरीके से भी समझाना चाहते हैं कि अगर एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो देखिए कितनी कितनी खूबसूरत लाइनें हैं ये।
जिसमें कहा जाता है कि एक एक कतरा, एक एक बूंद अगर मिल जाए तो हम दरिया बना सकते हैं या नदी की तरह बना सकते हैं, और एक से एक मिले तो ज़रा जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आगे चल के सहरा यानी कि रेगिस्तान बन सकता है। तो कण एक जगह, आपने धूल के कण भी इकट्ठे होते देखे होंगे, तो एक एक कण इकट्ठा होता जाता है और फिर बहुत सारी धूल के कण इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दिन उसे रेगिस्तान बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब अगर हम मेहनत करें तो एक छोटी सी चीज़ को हम कितने बड़े रूप में ढाल सकते हैं, उसका परिणाम कितना बड़ा हमारे सामने आ सकता है। तो राई भी पर्वत बन सकती है। और अगर इसी तरीके से जो इतने सारे उदाहरण कवि ने हमारे समक्ष रखे कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बड़ी बन जाती हैं, तो इसी तरीके से अगर इंसान छोटे छोटे मिलकर के काम करें हम आपस में, तो हम भी अपनी किस्मत को बना सकते हैं। और ये बात हम फिर से दोहरा देते हैं कि किस्मत हम खुद लिखते हैं, किस्मत को हम मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी किस्मत बनानी है, अगर हमें अपना जीवन बेहतर चाहिए, अगर हमें अपना समाज बेहतर चाहिए, तो हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कविता जो ये गीत के माध्यम से रखी गई साहिर जी के द्वारा, आप समझ सकते हैं कि वो हमें एक साथ काम करने की प्रेरणा देते हैं। और ये फिल्म में जो लिखा गया गीत था वो तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि वो समय की ज़रूरत भी थी। जब आज़ादी के बाद कवि चाहते थे कि हम सब में जोश भर जाए, हम सब में प्रेरणा भर जाए और हम अपने देश का निर्माण मिलजुल करके करें। तो वैसे तो ये फिल्म इतनी पुरानी है आज़ादी के समय की कि हो सकता है आपके मम्मी पापा या आपके दादी दादा को याद हो, तो आप घर में उनसे भी ज़रूर चर्चा करें कि क्या साथी हाथ बढ़ाना जो गीत लिखा गया था और जो मेरी पुस्तक में भी है, क्या आपको याद है। और उनसे कोशिश कीजिए कि वो इस गाने को आपको दिखाएं भी, इस पे चर्चा भी करें, और क्या उन्हें भी इस गीत ने कभी बहुत प्रेरित किया था या ये गीत उन्हें बहुत पसंद आया था। तो घर में हमारे बड़े जो सदस्य होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे माता पिता होते हैं, कई बार वो हमें एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की सीख दे जाते हैं। तो उनसे, उनके अनुभवों से ज़रूर सीखिए। जी, तो जैसा मैम ने कहा बच्चों आप सभी को कि आप ये फ़िल्म और ये गीत देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैम आज के ज़माने में ये बहुत ही आसान हो गया है कि बच्चे ये देख पाएँ, चाहे वो समय में कितनी ही पुरानी चीज़ क्यों ना हो। मैम ये बिना किसी निसंदेह ये बहुत अच्छी खूबसूरत ये गीत रहा, कविता रही, और इसमें जो सहयोग और परोपकार की भावना है वो भी बहुत उम्दा है। आज़ादी का दौर था तो एक अलग ही तरह की भावना थी उस समय समाज में, लेकिन यदि अब इसी कॉन्सेप्ट को या इन बातों को आज समावेशी कक्षा में बताना हो या फिर हमारे स्पेशल नीड बच्चों तक ये बात पहुंचानी हो, तो किन किन माध्यमों से ये उन तक पहुंचाया जा सकता है? ये कविता पाठ ही अगर उन तक पहुंचाना हो मैम, इसका सार अगर हम कहें तो। जी देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे पास चाइल्ड विद स्पेशल नीड में विभिन्न कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं, और इसमें हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को कई रूपों में उकेर सकते हैं, अपनी बात को कई तरीके से कह सकते हैं, जिसमें से एक बड़ा ही सशक्त माध्यम होता है कि हम किसी कागज़ पे उन भावनाओं को उतार दें, हम कोई पेंटिंग बनाएं, हम कुछ ड्रॉ करें, हम कोई पोस्टर बनाएं। तो ये भी एक खूबसूरत रूप है, जैसे तस्वीरें बोलती हैं वाला जो भाव है वो निकल के आता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक पेंटिंग, एक ये जो चित्र बनाया है बच्चों ने, ये साझा करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो हमारा चित्र है ये समावेशी कक्षा के ही एक हियरिंग चैलेंज्ड बच्चे ने बनाया है। आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से पर्वत के बीच में खाई एक यहाँ पर है, और इससे चढ़ना निकलना बहुत ही आसान नहीं है अगर किसी एक बच्चे को जाना हो, पर यदि साथी हाथ बढ़ा दें तो कितना आसान हो जाता है, कितनी भी मुश्किल राहें हों। तो ये जो प्रस्तुति है ये उकेरी है हमारे हियरिंग चैलेंज्ड बच्चे ने, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि साथी अगर हाथ बढ़ा दें तो सब कुछ आसान हो जाता है। जी, तो ये तो बात हुई इस चित्र की, और इन माध्यमों से मैम जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो अपनी कक्षा में कविताओं को या गीतों को अच्छे से बता सकता है। जी। इसके अलावा मैं एक छोटा सा संवाद आपको दिखाना चाहती हूँ, जिससे कि हम सीखें कि कम्युनिटी में हर कोई कितना महत्वपूर्ण है। जी।
तो हम ये पाते हैं कि कम्युनिटी यानी कि समाज में जब हम देखते हैं तो कई तरह के लोग हैं, कई वर्गों के लोग हैं, और इन सभी वर्गों में उतना ही सामंजस्य होना चाहिए जितना हम अपने वर्ग या अपनी कम्युनिटी में करते हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं दो लोगों को, इसमें से जो हमारी पहला चित्र है जिसने पूरी ही नीली ड्रेस पहनी है, आप देख सकते हैं, पहचानने की कोशिश कीजिए। ये चित्र है जो हमारे माली या गार्डनिंग का काम करते हैं, और जो दूसरा चित्र है ये हमारे बढ़ई भैया हैं। तो ये दोनों ही आपस में अभी संवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अब हम इनका संवाद देखते हैं, और इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये भी हमारे इंक्लूसिव बच्चों के द्वारा ही बनाया गया है, स्पेशल नीड के बच्चों के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, ये जो हमारे गार्डनर भैया हैं ये समझते हैं कि इनका काम बड़ा है, और जो हमारे बढ़ई हैं ये समझते हैं कि इनका काम बड़ा है। तो देखिए, चलते हैं इनके संवाद की ओर। हाँ साथी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बड़ा काम करते हो? एक लकड़ी ही तो आरी से काटते हो, और तुम कितना बड़ा काम करते हो? तुम्हें तो सिर्फ घास, जो कि इतनी छोटी सी चीज़ है, इतनी नर्म सी चीज़ है, वही तो काटनी है। तो तुम्हारा काम कैसे बड़ा हुआ? अरे भैया, सिर्फ घास काटने में घास ही नहीं काटनी होती, घास को लगाना, उसकी देखभाल करना, उसमें समय पे पानी डालना, और पौधों को पूरी देखभाल के साथ बड़ा करना। धूप हो गर्मी हो, उनको देखते रहना, कब कितने पानी की ज़रूरत है, ये सारा काम तो मैं करता हूँ। और सोचो, अगर मैं ये सारे काम ना करूँ तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं होगा, तो प्रदूषण भी फैलेगा। फिर तुम क्या करोगे? हाँ भैया, मुझे बात तो समझ में आई है कि काम तो आपका भी बड़ा है, तो हमें लगता भले ही हो कि काम छोटा है, लेकिन मैं अब समझता हूँ कि हर किसी का अपने क्षेत्र में अपना एक योगदान है। और आप भी देखिए कि मेरा काम भी कोई छोटा नहीं है। मैं स्कूलों में जाके डेस्क बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ, तो मेरा काम भी बड़ा है। और अब मुझे ये भी समझ आ गया कि आपका काम भी बड़ा है। हाँ साथी, बिल्कुल सही पहचाना। हर व्यक्ति का समाज में एक योगदान होता है, और हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी के काम का अपना महत्व है। तो साथी, चलो हम दोनों ही स्कूल की बिल्डिंग बनाने आए हैं, तो एक काम करो, तुम मेरा थोड़ा सा ये लकड़ी का सामान ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा दो। हाँ साथी, मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप भी मेरे कुछ गमले ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुंचा दीजिए। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से कम्युनिटी में हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और हमें दूसरे के काम को उतनी ही वैल्यू, उतनी ही तवज्जो, उतना ही महत्व देना होता है जितना कि हम अपने काम को देते हैं। इसी के साथ मैं कुछ कम्युनिटी के और लोगों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ, ताकि आप इन्हें भी देखें। इस तस्वीर को देखने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मिट्टी का काम किया जा रहा है। तो ये जो काम किया जाता है ये बहुत मेहनत से और लगन से किया जाता है। किसी घड़े को, किसी बर्तन को जो शेप देनी होती है, उसमें बड़ी ही मेहनत लगती है। तो अगर ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो ये हमारे कितने काम आते हैं, और आप भी जानते हैं कि कितने इको फ्रेंडली भी हैं। तो अब रेलवे स्टेशन पे भी आपने कुल्हड़ वाली चाय तो पी ही होगी। तो ये देख सकते हैं हम कि ये इनका भी कितना बड़ा योगदान है। इसी के साथ हम ये वाली तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें ये हमारी नर्स हैं। आपने पहचान ही लिया होगा, किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए कितनी ज़रूरत इनकी होती है। इसी के साथ इस हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैं। तो दोनों का ही कितना महत्व होता है किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए। ये आप देख सकते हैं तस्वीर दोनों की ही। और इसी तरीके से हम आगे भी अगर देखें तो ये हैं हमारे डाकिया भैया। अब आप घर में ज़रूर चर्चा करें, क्या अभी भी कुछ जगह पे डाकिया आते हैं, या सब जगह पे आप सोशल मीडिया से ही संदेश भेज पाते हैं? और ज़रूर बात कीजिए अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, कि उनके ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे आती थी, हम अपने दिल की बात, हृदय की बात उन तक कैसे रख पाते थे।
तो इस बात पे भी चर्चा आप ज़रूर घर में कीजिए। और इस कम्युनिटी के वर्क से तो आप सब परिचित हैं। आप रोज़ देखते हैं कि कोई भी टीचर आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप देती है। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं कि जो मैकेनिक भैया होते हैं उनकी समय समय पे कितनी ज़रूरत सब जगह पे पड़ जाती है। सिर्फ कार ही ठीक नहीं की जाती, मैकेनिक भैया बहुत और भी चीज़ें ठीक करते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक योगदान है, हमें उनको उनका सम्मान, उनका महत्व ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर व्यवस्था बिगड़ जाए तब तो आप पुलिस को ही कॉल करते हैं ना। तो ये हमारे देश की, हमारे समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। जब भी कुछ गड़बड़ होती है, चोर चोरी करके भाग जाता है, तो पीछे पीछे हमारे पुलिस वाले भैया भी उनको पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा सुनिश्चित करना इनका काम है। और ज़रूरत कभी कभी भले ही पड़ती हो, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर कहीं अचानक से आग लग जाए तो ये जो फायर फाइटर हमारे भैया होते हैं, ये किस तरीके से उनको आग बुझाने का काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि कम्युनिटी में हर किसी का महत्व है और हर किसी को हमें महत्व देना भी चाहिए। इसके साथ साथ मिलकर के ही देश का निर्माण किया जा सकता है। एक अकेला व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पर हो, देश का निर्माण अकेले नहीं कर सकता। जी, तो ये तो मैम आपने बहुत ही अच्छे ढंग से और तरीके से बताया हमारे सभी दर्शकों को, ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं छठी कक्षा के, कि समुदाय में हम देखें तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के वर्ग हैं और इन सभी में एक संगठन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और ये बना के रखना है, ये हमें ही बना कर रखना है। और मैम अब समय है कि हम अपने मुख्य शब्दों की ओर आ जाएं। तो बच्चों, हमेशा की तरह हमारे पास आज भी 3 मुख्य शब्द हैं और वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारा आज का पहला मुख्य शब्द है फौलादी। हमारा आज का दूसरा मुख्य शब्द है सहरा। एक सेकंड। हमारा आज का तीसरा मुख्य शब्द है जर्रा। तो ये रहे हमारे आज के 3 मुख्य शब्द और अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। और मैम, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके पास बच्चों के लिए गृह कार्य होगा, तो आप कृपया उन सभी तक वो गृह कार्य पहुंचाएं मैम। जी, तो आज के गृह कार्य में हमने 2-3 छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आपके लिए रखी हैं। कुछ विलोम शब्द हम आपको दे रहे हैं जिनका आपको मिलान करके हमें भेजना है। एक तरफ है सीस, गैर, नेक, साथी, जो कि आपके इसी पाठ से लिए गए हैं, और दूसरी तरफ बुरा, पाँव, दुश्मन, अपना। तो आपको विलोम शब्दों का मिलान यहाँ करना है। इसके अलावा एक और गृह कार्य आपके लिए है जो आप हमें भेज सकते हैं। मेहनत वाले जब मिलकर काम करते हैं तब क्या होता है, और आप कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी से कोई अनुभव उठाइए। दूसरा, सागर और पर्वत के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो ये रहा संशोधित गृह कार्य। मैम, आप इस गृह कार्य को भी हमारे बच्चों तक बताएं। जी, संशोधित गृह कार्य में हमने पहचानने के लिए कुछ तस्वीरें दी हैं। आपको बताना है ये जो 4 तस्वीरें हैं, 4 पिक्चर हैं, ऊपर लिखे शब्दों में से ये किसकी हैं। तो 4 तस्वीरें हैं, इसके साथ 4 शब्द हैं: डाकिया, चिकित्सक, शिक्षक और माली। जी, इसका पैटर्न जी, एक और संशोधित गृह कार्य है जो कि छोटा सा ही है कि आपको बताना है कि मेहनत वालों की मंजिल या लक्ष्य निम्न में से कैसा होता है: विपत्तियों से भरा, सच की मंजिल, झूठ की मंजिल या कोई नहीं। जी, तो ये तो रहा गृह कार्य और संशोधित गृह कार्य। बच्चों, आपको अपना ये कार्य हमें इस प्रारूप में भेजना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपकी कक्षा, आपके विद्यालय का नाम, आपके आज के शिक्षक का नाम और आज के सत्र की तारीख, और इस पर आपको अपना फोटोग्राफ भी लगाना है जो पूरी तरह से वैकल्पिक है। आप लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और इसे आपको भेज देना है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है dth.class6@cit.nic.in।
आप हमें भेजेंगे अपना फीडबैक भी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ये कार्य हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मैम, ये तो बात हुई पूरे इस गृह कार्य की या फिर जो भी संशोधित गृह कार्य है, जाने का समय आ गया और इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करने का समय आ गया, लेकिन फिर भी हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। हालांकि ये जब कविता लिखी, ये गीत लिखा गया तो उस समय एक अलग ही दौर था। उस समय इस तरह की भावना का समाज में लाना, आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज़ादी का समय था। लेकिन यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के समय में देखें, तो इच्छा शक्ति और संगठन का और संगठित रहने का, एक साथ रहने का बच्चे इससे क्या मतलब लें और कितने लाभ होते हैं, ये हम आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे मैम। जी, देखिए बच्चों, जब आप पीयर लर्निंग करते हैं क्लास में, जब किसी चीज़ को आप अकेले पढ़ रहे होते हैं तब वो ज़्यादा समझ में आती है, या जब सारे दोस्त मिलकर के आपके आसपास जो सहपाठी बैठते हैं और आप उनसे चर्चा करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। और घर के भी बहुत सारे कामों में जब आपके साथ आपके भाई, आपकी बहन, आपके मम्मी या पापा जो भी आपके साथ उपलब्ध हैं, जब वो आपके किसी काम में हाथ बटाने लग जाते हैं, अपना हाथ बढ़ा देते हैं, तब काम बहुत आसान हो जाता है। और काम सिर्फ आसान ही नहीं होता है बल्कि वो बेहतर क्वालिटी का भी हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है और राह तो आसान हो जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है और हम एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलकर काम करें, ये भावना भी हम में डेवलप हो जाती है। जी, तो ये भावना आप अपने अंदर ज़रूर लाएं। और मैम, अब समय है कि हम इस सत्र को यहीं पे विराम दें, लेकिन जाने से पहले शीतल मैम, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप स्टूडियो आए और आपने इतने अच्छे तरीके से ये कविता पाठ, ये गीत हमारे सभी बच्चों तक और दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अनुष्का, हम यहाँ पर आपको भी धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने सभी देखने वालों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम ये ज़रूर कहेंगे कि आप अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ और आप बने रहें ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। नमस्कार।